नमस्ते प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आपके जो सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर के एग्जाम बहुत अच्छे गए होंगे। जो स्टूडेंट पोस्ट ग्रेजुएट के हैं उनके भी सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम बहुत अच्छे गए होंगे। और एट्थ सेमेस्टर के जो स्टूडेंट जो एनईपी के तहत हॉनर्स कोर्स कर रहे हैं उन सब के भी एग्जाम बहुत अच्छे गए होंगे। प्यारे स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले डिजास्टर मैनेजमेंट की कोर्स की। डिजास्टर मैनेजमेंट जो कि आपका एमसीक्यू वैल्यू एडिशन कोर्स है, 2 क्रेडिट का कोर्स है। ये अलग अलग यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो 7 और 8 प्रकार के नए आपको जो कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं, जिसमें मेंटल हेल्थ हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, बेसिक योगा प्रैक्टिस हो गया, इंडियन नॉलेज सिस्टम हो गया, इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज के बारे में आपको जो पढ़ाया जा रहा है उनसे संबंधित ये भी एक कोर्स है। प्यारे स्टूडेंट्स, ये जो कोर्स है आपका, इसको कोर्स का जो कोड है इसको 421514 के नाम से जाना जाता है। और डिजास्टर मैनेजमेंट का कोर्स है, बड़ा महत्वपूर्ण कोर्स है। इसका उद्देश्य जो है कि आपके अंदर जो स्किल डेवलप करना, डिजास्टर से कैसे कोप अप किया जाए, उससे उसके डिजास्टर की तैयारी के लिए आपको ये कोर्स पढ़ाया जा रहा है। हमको आपको पता है कि हम आए दिन अपने जीवन में किसी ना किसी प्रकार की आपदाओं से ग्रस्त हैं। मानसून के समय में हम बाढ़, बादल का फटना या फिर अचानक आने वाली फ्लैश फ्लड के कारण काफी लोगों की जान माल का नुकसान होता है। भूकंप के समय भूकंप के समय, अर्थक्वेक के समय काफी लोगों की जान जाती है। भारत जैसे देश में हिमालय वैसे ही संवेदनशील है। इसके अतिरिक्त अभी देखिए, हाल ही उदाहरण यूपी में ही आंधी के कारण 150 से ज्यादा लोगों की जानें गई और कई लोग घायल हुए। तो प्यारे स्टूडेंट, हम आए दिन किसी न किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा और मानव निर्मित आपदा से ग्रस्त रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, और कहीं ना कहीं वो हमको भी चपेट में ले सकती है। उसकी तैयारी के लिए यह पेपर आपको पढ़ाया जा रहा है। तो मेरा दिल की ये तमन्ना है कि आप लोग इस पेपर को बड़े ही गंभीरता से पढ़ें, समझें कि भाई इससे हमको क्या सबक मिल सकता है और क्या क्या हमारे अधिकार है आपदा के समय में। ठीक है। तो आज का जो पेपर है, जैसे मैंने बताया, ये आपका, इसमें हम पुराना पे इससे पहले वाला क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है सन 2025-26 का, सेकेंड सेमेस्टर का। और इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट का ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए मैं इसलिए लेके आया हूँ, जो पिछली बच्चों को, स्टूडेंट्स को पता चल सके कि ये पेपर का पैटर्न कैसा होता है, पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं और कैसे क्या क्या उनके आंसर होते हैं। तो हमारा उद्देश्य यही रहता है। पहला पेज आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, आप इसको सब जूम इन करके देख लेंगे। इंग्लिश में सारी डिटेल्स में लिखी गई है। 35 इसमें क्वेश्चन होंगे, 2 अंक का एक क्वेश्चन होगा और कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होने वाली है। तो आपको इन क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। टिक मार्किंग का 2 घंटे का आपका पेपर है। 2 घंटे में बहुत से स्टूडेंट्स को आधे घंटे में ही करके चले जाते हैं। 70 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इसमें 35 क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। 2025-26 का ये पेपर है। तो आशा करते हैं आप इस पेपर को एंजॉय करेंगे। चलो शुरू करते हैं वन बाय वन, एक एक क्वेश्चन से। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन में है। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन में है कि मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ दूंगा आपके लिए, ठीक है, ताकि आपको सुविधा रहे समझने में। द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर बाय, यानी भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। देखिए, भूकंप की तीव्रता जो है रिक्टर स्केल यानी कि रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आप सारी वीडियो, आपसे एक निवेदन है, आप लोग ना, सब लोग पूरी वीडियो देखेंगे और इसको अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को खास शेयर भी करेंगे, ठीक है। फिर भी, और आप इसको सामान्य लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये एनवायरनमेंट और डिजास्टर से जुड़ा हुआ पेपर है, ठीक है। तो याद रहे, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमको अपना सहयोग भी देते रहें, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से क्वेश्चन आंसर करने का प्रयास करेंगे। विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड सैटेलाइट डेटा फॉर डिजास्टर मॉनिटरिंग, यानी कि कौन सा भारतीय संगठन आपदा निगरानी के लिए उपग्रह डेटा प्रदान करता है। तो यहाँ पे याद रहे, सैटेलाइट डेटा मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। सैटेलाइट डेटा को बोला जाता है उपग्रह डेटा। मतलब सैटेलाइट क्या होती है, देखिए, सैटेलाइट 2 प्रकार के, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम। प्राकृतिक सैटेलाइट जो है पृथ्वी की, वो है चंद्रमा, ठीक है, उपग्रह, चंद्रमा उपग्रह। और कृत्रिम सैटेलाइट जो है भारत की, जैसे इनसेट हो गई, है ना, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम हो गया, नोवा, ये सारे हमारे सैटेलाइट्स है जो हमको आपदा के समय में आंकड़े हमारे पृथ्वी में भेजते हैं। तो हमारे देश में जो जो अंतरिक्ष के जो सैटेलाइट है उनको कौन से ऑपरेट करता है, इसरो। इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एनुअल ग्लोबल डिजास्टर लॉस UNDRR 2022 आर एस्टिमेट टू एक्सीड, यानी कि देखिए, सन 2022 में UNDRR, यानी कि जिसका नाम यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन है,
ये एक संस्था है, ऑफिस ऑफ यूनाइटेड नेशन की, संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था है जो कि डिजास्टर रिडक्शन के बारे में काम करती है। इसने 2022 में एक रिपोर्ट निकाली थी। तो ये क्वेश्चन उसी के बारे में है कि वार्षिक वैश्विक आपदा नुकसान 2022 रिपोर्ट के अनुसार कितना होगा। तो इन्होंने बताया था अपनी रिपोर्ट में कि 300 बिलियन डॉलर का नुकसान होगा। कितना? 300 बिलियन डॉलर का नुकसान हो सकता है। तो ऑप्शन बी सही रहेगा। ठीक है, तीसरे का। तो चौथे का देखिए, चौथे क्वेश्चन का आंसर लैंडस्लाइड रिस्क इंक्रीज इन एरिया। देखिए लैंडस्लाइड माने होता है भूस्खलन। ठीक है, तो भूस्खलन का जो खतरा ज्यादा होता है ना, खड़ी ढलानों पर होता है। कहाँ पे? फ्लैट प्लेन्स में नहीं होता। इसमें जो ऑप्शन बी है, देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, तो इसमें पलटी मार दिया है इंग्लिश वाला का। जो इंग्लिश वाले हैं उसके लिए मैंने गलती से बी में टीच कर दिया है। आप इसका जो इंग्लिश में लैंडस्लाइड रिस्क इंक्रीज, ऑप्शन सी सही रहेगा, स्टीप स्लोप्स में। ठीक है, तो बी को आप ना देखें, हिंदी मीडियम में बी वाला सही है। भूस्खलन जोखिम कहाँ अधिक होता है? खड़ी ढलानों पर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन हिंदी के लिए ऑप्शन बी सही है और इंग्लिश के लिए ऑप्शन सी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, अर्ली वार्निंग फॉर सुनामी इज इशू बाय इशू यूजिंग। देखिए सुनामी आपको पता है, हमारे समुद्र के नीचे जब भूकंप आते हैं उससे महान सागरीय लहरें बनती हैं, और ताकि उससे काफी लोगों की जान भी जाती है। तो इस समस्या समाधान के लिए वैज्ञानिकों ने समुद्र में एक तकनीक का इजाद किया है जिसका नाम है डार्ट बॉयस। इसको इंग्लिश में इसकी फुल फॉर्म है डीप ओशियन असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ सुनामी। ठीक है, रिपोर्टिंग ऑफ सुनामी मैंने यहाँ पे दे भी रखी है, उसकी पूरी फुल फॉर्म है डीप ओशियन असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग सुनामी। ये डार्ट सिस्टम ऐसा है जिसमें दो छोर होते हैं। एक छोर जो होता है समुद्र के तल में होता है और तो दूसरा छोर समुद्र की सतह में होता है, और ये दोनों छोर एक दूसरे से तार के माध्यम से जुड़े होते हैं। जो समुद्र के तल का जो छोर होता है वो पृथ्वी के धरातल के नीचे आने वाले भूकंप के बारे में हमें सूचना देता है। इसी प्रकार जो समुद्र की सतह पर जो छोर होता है, समुद्री सतह में जो छोर होता है, वो सैटेलाइट को यानी कि उपग्रह उपग्रहों को सूचना भेजता है और हमको जागरूक करता है, अलर्ट करता है कि सुनामी आने वाली है, आप तट रेखा से दूर चले जाएं। तो डार्ट सिस्टम जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन पांचवे का जो अर्ली वार्निंग का जो क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन क्या है? बी सही है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। अर्थक्वेक वेव आर रिकॉर्डेड बाय, यानी कि भूकंप तरंगे रिकॉर्ड करने का उपकरण है। तो भूकंप तरंगे रिकॉर्ड करने का उपकरण को सिस्मोग्राफ कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। एलिवेटेड रोड एंड इंप्रूविंग ड्रेनेज सिस्टम आर। देखिए ऊंचे उठे रोड और ऊंची सड़कें या बेहतर जल निकासी प्रणाली, ये किसके उदाहरण है? इसका ऑप्शन है सी, सॉरी बी, क्लाइमेट रेजिलियंस ट्रांस इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही रहेगा, जलवायु अनुकूलन बुनियादी ढांचे का उन्नयन। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ऐसे बुनियादी ढांचा बनाना है, ऐसे सड़कें बनानी है, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है जिसके ऊपर जो है किसी प्रकार के जलवायु परिवर्तन यानी कि बाढ़ आपदा का प्रभाव ना पड़े। क्योंकि आपको पता है कि जलवायु परिवर्तन से तो ज़्यादा बाढ़ें आ रही हैं, भूकंप आ रहे हैं, नुकसान ज़्यादा हो रहा है। तो हमको पहले से पहले ही इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना है, ताकि अगर कोई भविष्य में बाढ़ आए, भूकंप भी आए या फिर कुछ और भी नुकसान हो, तो उससे हमारे शहर कम से कम प्रभावित हो। ठीक है, हमारा आवागमन सही चलता रहे। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए, ये थोड़ा धुंधला हो गया, उसके लिए माफी चाहते हैं। IMF एस्टिमेट डिजास्टर लॉस इन डेवलपिंग कंट्री एट। इसको हिंदी में समझे। IMF क्या है? इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड के अनुसार, उनके अनुमान के अनुसार विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में आपदा से होने वाला नुकसान इस प्रकार है। देखिए आपदाओं से ना, इनका मानना है कि हर साल ना आपदाओं से जो विकासशील जो देश हैं वहां पे उनके सकल घरेलू उत्पाद का 102% जो है वो लॉस हो जाता है। अब ये बहुत बड़ी रकम है। देखिए हम अपने शिक्षा पर भी अपने सकल घरेलू उत्पाद का 44% खर्च करते हैं सालाना। तो अगर हम 2% अपने सकल घरेलू उत्पाद का केवल आपदाओं के कारण ही गंवा रहे हैं, तो उसका मतलब हमारे को उसकी तैयारी करनी चाहिए और हमको अच्छे से गंभीरता से आपदा प्रबंधन को लेना चाहिए। ठीक है, आप समझ चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ऑप्शन ए सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन में है।
सिंडर कोन आर एसोसिएट। देखिए सिंडर कोन इसमें संबंधित है। एक सिंडर कोन क्या होता है, एक ज्वालामुखी शंकु होता है, ठीक है, ज्वालामुखी शंकु, जब ज्वालामुखी फटता है उससे संबंधित है ये, उसको सिंडर कोन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, विस्फोट होता है, यानी कि जब ज्वालामुखी फटता है ना, सिंडर कोन कोन वाला जो ज्वालामुखी होता है ना, जब उसमें विस्फोट होता है ना तो बहुत बड़ी आपदा आती है, कई शहर तबाह हो जाते हैं, कई लोगों की जाने जाती हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही रहेगा। 10वां देखिए, सुनामी आर मेनली जनरेट बाय। अब देखिए सुनामी मुख्यतः किसके कारण उत्पन्न होती है, तो हमें पता है कि सुनामी जो है समुद्र के तल में जो भूकंप आते हैं ना उससे उत्पन्न होती है सुनामी। तो ऑप्शन बी सही रहेगा, सबमरीन अर्थक्वेक्स, सबमरीन अर्थक्वेक। हिंदी में देखिए इन्होंने दे रखा है पनडुब्बी भूकंप। पनडुब्बी भूकंप कोई शब्द नहीं होता, ये गलत दे रखा है इन्होंने। इसके लिए शब्द सही होता है नितल सागरीय भूकंप, सही है। नितल सागर यानी कि सागर नितल में जो भूकंप आते हैं उससे सुनामी बनती है। सुनामी क्या होती है, बड़ी बड़ी विशाल लहरें होती है समुद्र की, जो कि तटवर्ती इलाकों को अपने अंदर निगल लेती हैं और कई लोगों की जान जाती है। अब देखिए, सडन डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द रॉक अंडर ग्रेविटी इज कॉल्ड। देखिए गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव, इसको को ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में चट्टानों के अचानक नीचे की ओर गति को कहते हैं। अब देखिए इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा, इरोजन, वेदरिंग, मास वेस्टिंग एंड डिपोजिशन, यानी कि अपरदन, अपक्षय, द्रव्यमान अपक्षय। मास वेस्टिंग को द्रव्यमान अपक्षय नहीं बोलते, ये भी गलत बोल रखा है। मास वेस्टिंग को बोलते हैं द्रुत प्रवाह। क्या बोला जाता है, द्रुत प्रवाह, सी। मास वेस्टिंग को हिंदी में ये गलत दे रखा है। और डी डिपोजिशन को निक्षेप बोलते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है गलत हो गया, क्योंकि इसमें ऑप्शन दिया ही नहीं है। इसका आंसर होना चाहिए लैंडस्लाइडिंग, ठीक है। ऑप्शन इसमें लैंडस्लाइडिंग होना चाहिए था, प्रश्न में विकल्प दे ही नहीं रखा, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये क्वेश्चन गलत हो गया। अगर कोई क्वेश्चन ये आ गया, अगर उसमें विकल्प लैंडस्लाइड दे रखा है या फिर विकल्प भूस्खलन दे रखा है, लैंडस्लाइडिंग का मतलब होता है भूस्खलन, तो उसका मतलब आपका आंसर सही है। अगर ये नहीं दे रखा तो फिर क्वेश्चन रिपीट हो गया, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, आफ्टर शॉक अकोर आफ्टर। झटके निम्नलिखित के बाद आते हैं। देखिए आफ्टर भूकंप के बाद ना कुछ आफ्टर शॉक्स आते हैं। भूकंप, एक बड़ा भूकंप आने के बाद कुछ छोटे हल्के भूकंप आते हैं जिसको आफ्टर शॉक बोला जाता है। ये किसके कारण आता है, अर्थक्वेक के कारण। तो आंसर क्या है, बी होगा, आंसर बी होगा, ठीक है, भूकंप। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, 13वां देखिए, इन टर्म एपिसेंटर रेफर टू अ पॉइंट। अब देखिए, इन टर्म एपिसेंटर रेफर टू अ पॉइंट। भू 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 केंद्र शब्द एक बिंदु को संदर्भित करता है। तो भू केंद्र जो है ना किस बिंदु को संदर्भित करता है, इसका ऑप्शन भी बी है, डायरेक्टली अबव फोकस ऑन द सरफेस। डायरेक्टली अबव फोकस ऑफ द सरफेस, यानी कि सतह के ठीक ऊपर केंद्र पर, यानी कि जहां पे जब भूकंप आता है ना, जहां पे भूकंप आता है बॉटम में, उसको तो क्या बोलते हैं, फोकस बोला जाता है। और फोकस के ठीक ऊपर जहां पे भूकंप पहली बार झटका देता है उसको बोलते हैं एपिसेंटर, ठीक है, भूकेंद्र बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, सुनामी वेव आर हाईएस्ट व्हेन दे रिच। सुनामी लहरें सबसे ऊंची तब होती हैं जब वह पहुंचती हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ में। ऑप्शन ऑप्शन सी, यानी कि महाद्वीपीय शेल्फ में पहुंचती है तब वो सबसे ऊंची होती है, सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, रिमोट सेंसिंग हेल्प इन। सुदूर संवेदन निम्नलिखित में से मदद करता है। तो देखिए सुदूर संवेदन जो है ऑप्शन बी है, हजार्ड मैपिंग में मदद करता है, यानी कि आपदा जोखिम मानचित्र में ये मदद करता है, ठीक है। हिंदी फिर गलती देखिए, खतरों का मानचित्र, खतरों का मानचित्र नहीं होता, इसको बोलते हैं आपदा जोखिम मानचित्र, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 16। क्वेश्चन नंबर देखिए 16। क्वेश्चन नंबर 16, एक्स एक्स एविकेशन प्लानिंग इज ए पार्ट ऑफ, यानी कि निकासी योजना किसका भाग है। तो यानी देखिए निकासी योजना जो है ना, एविकेशन प्लानिंग जो है प्रिपेयर्डनेस का हिस्सा होती है, यानी कि तैयारी का। भूकंप आने से पहले हमें कुछ प्रिपेयर्डनेस करनी पड़ती है, ये कोई भी आपदा से आने से पहले हमको कुछ प्रिपेयर्डनेस करनी पड़ती है। अगर आपदा आ जाए तो हम क्या करेंगे, तो हमको तैयारी करनी पड़ती है, तो उसके लिए आंसर बी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, रिमोट सेंसिंग हेल्प इन चमोली इन द चमोली डिस्ट्रिक्ट बाय।
इसका ऑप्शन ए सही है, ट्रैकिंग ग्लेशियर मूवमेंट। देखिए चमोली जिले में बहुत सारे ग्लेशियर हैं, हिमानी क्षेत्र है हमारे भारत में। तो चमोली आपदा में रिमोट सेंसिंग ने किस प्रकार मदद की, तो हमें पता है कि उसने हिमानी व गतिविधियों पर नजर रही, हिमानी की गतिविधियों पर नजर रखने से ही हमको चमोली उसमें हेल्प मिली थी। क्योंकि देखिए हिमानी अगर फट जाए ना, हिमानी का जो झील होती है फट जाए तो नीचे बाढ़ आती है। जैसे हमारे केदारनाथ में हुआ था ना 2013 में, चोराबारी लेक फट गई थी, उसके बाद 5,000 लोग श्रद्धालुओं की केदारनाथ में जान गई थी। तो हमको ये ध्यान रखना है कि जो रिमोट सेंसिंग है वो चमोली जिले में मुख्य रूप से हिमानी के ऊपर नजर रखती है, हिमनद के ऊपर नजर रखती है। ठीक है, 2018 देखिए, और 2018 में नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए, दी सेंडाई फ्रेमवर्क फोकस ऑन। देखिए सेंडाई समझौता, सेंडाई फ्रेमवर्क निम्नलिखित, देखिए सेंडाई एक समझौता है जो अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसके अंतर्गत आपदा जोखिम न्यूनीकरण के ऊपर कार्य किया गया। 2015 और 30 के बीच में इसमें कुछ प्लान किए गए हैं, तो इसका ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, द सुनामी इज फुकुशिमा वाज ट्रिगर बाय। देखिए फुकुशिमा जो है जापान में है, वहाँ पे एक न्यूक्लियर प्लांट था, जब भूकंप आया और उसके बाद सुनामी जनरेट हुई तो उसने क्या करा, वो किसके कारण आई थी, अर्थक्वेक के कारण। तो सुनामी जिसके कारण आई थी वो है अर्थक्वेक, ऑप्शन सी सही रहेगा। हिंदी में फिर ऑप्शन में गलती कर दी है, सुनामी लिखा हुआ है, तो सुनामी तो दे ही रहा है ना, फुकुशिमा में सुनामी का कारण था, तो फुकुशिमा सुनामी का क्या कारण था, सुनामी थोड़ी ना था। सी, इन्होंने ऑप्शन सी में सी दे रखा है, भूकंप था कारण, तो भूकंप लिख दीजिएगा वहां पे, तो ऑप्शन सी सही है, भूकंप। 20वां देखिए, साइक्लोन आर क्लासिफाई बेस्ड ऑन। साइक्लोन क्या होता है, चक्रवातों को निम्नलिखित के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो देखिए साइक्लोन जो है ना, उनको हवा की गति के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, ऑप्शन ए सही रहेगा, थ्रू दी विंड स्पीड। ठीक है, अब देखिए 21वां क्वेश्चन, इंडस्ट्रियल डिजास्टर अकर ड्यू टू। इंडस्ट्रियल डिजास्टर कैसे उत्पन्न होता है, तो याद रहे इंडस्ट्रियल डिजास्टर जो है वो उत्पन्न होता है पुअर सेफ्टी प्रोटोकॉल की वजह से। ठीक है, जहां पे भी औद्योगिक आपदाएं अक्सर निम्नलिखित रूप से जो आती हैं वो है खराब सुरक्षा प्रोटोकॉल के कारण। जब हम सुरक्षा में चूक करेंगे तो आपदा आनी ही आनी है, तो इसलिए कहते हैं दुर्घटना से देर भरी। ठीक है, 22वां देखिए, लावा फ्लो इज एसोसिएट विद। देखिए लावा फ्लो क्या होता है, लावा जो होता है जब ज्वालामुखी फटता है तो उसके सतह से, उसके क्रेटर से बहुत गर्म पिघला हुआ लावा निकलता है। तो ये क्या बोल रहा है, लावा फ्लो इज एसोसिएट विद, किससे जुड़ा हुआ है, वोल्केनो से, तो आंसर क्या है, बी। ठीक है, 23वां क्वेश्चन देखिए, एनडीएमए स्टैंड फॉर। एनडीएमए की पूरी परिभाषा क्या है, तो याद रहे एनडीएमए की परिभाषा है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही रहेगा। 24वां क्वेश्चन देखिए, फ्लड फ्लड आर कॉज बाय, यानी कि बाढ़ के कारण क्या है, तो बाढ़ के कारण सुनामी भी है, हैवी रेनफॉल भी है, एंड ग्लूफ। ग्लूफ आपको पता नहीं होगा, मैं बता देता हूँ, ग्लूफ होता है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, फ्लड, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, यानी कि हिमानी झील विस्फोट बाढ़। तो यानी कि बाढ़ जो है सुनामी के कारण भी आती है, हिमानी के झील के फटने के कारण भी आती है, और भारी वर्षा और नदी का अति प्रभाव के कारण भी बाढ़ आती है, तो तीनों कारणों से बाढ़ आती है। ठीक है, 24वें का आंसर ये है। 25वां क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन में है, बिल्ड बैक बेटर प्राइमरीली फोकस ऑन। बिल्ड बैक बेटर मुख्य रूप से निम्नलिखित में से केंद्रित है, तो इसका ऑप्शन क्या है, सी है। सी ऑप्शन है, एनहेंसिंग सेफ्टी एंड रिड्यूसिंग द फ्यूचर रिस्क, यानी कि रक्षा सुविधाओं और भविष्य के खतरों को कम करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, क्वेश्चन नंबर 36, यूएनईपी गाइडेंस फॉर फोकस ऑन प्रोमोटिंग, क्या बोल रहा है, यूएनईपी दिशा निर्देश निम्नलिखित को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
किसको बढ़ावा देने पर केंद्रित है? इको फ्रेंडली रिकंस्ट्रक्शन, यानी कि पर्यावरण अनुकूल पुनर्निर्माण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, अकॉर्डिंग टू UNDRR पोस्ट डिजास्टर रिहेबिलिटेशन प्राइमरली एम। अब देखिए आपके लिए सब सुनना समझना मुश्किल हो रहा होगा, UNDDR। अभी UNDDR की फुल फॉर्म भी मैंने यहाँ पे दे रखी है, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। इसके अनुसार क्या बोल रहा है? इसके अनुसार, उसके निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित को बढ़ावा देना है। तो इसका क्या, किसको बढ़ावा देना है? इसका उद्देश्य है रिस्ट्रक्चरिंग नॉर्मलसी थ्रू लॉन्ग टर्म रिकंस्ट्रक्शन, यानी कि दीर्घकालीन पुनर्निर्माण के माध्यम से सामान्य स्थिति बहाल करना। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, अ वॉल्केनिक कोन विद जेंटल स्लोप, मंद ढाल वाला ज्वालामुखी शंकु को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं शेल्ड वॉल्केनो। क्या बोलते हैं? ढाल ज्वालामुखी, उसे बोलते हैं शील्ड वॉल्केनो या ढाल ज्वालामुखी। 29 देखिए, हजार्ड जोनेशन मैप आर यूज फॉर, हजार्ड जोनेशन मैप यानी कि हजार्ड जोनेशन मैप किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो आपको याद रहेगा कि हजार्ड जोनेशन मैप लैंड यूज प्लानिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब ये लैंड यूज प्लानिंग क्या है? देखिए लैंड यूज प्लानिंग एक बहुत जरूरी चीज है। हम अपने नगरों को किस तरीके से बसाएं, हमको पता होना चाहिए कि हमारे अपने लैंड को हम किस तरीके से सुंदरता से यूज कर सकते हैं, वैज्ञानिक तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं, और गंदगी से, सॉलिड वेस्ट से कैसे कैसे निपटा जाए। तो ये हजार्ड जोनेशन मैप जो है हमको लैंड यूज प्लानिंग के बारे में बताती है कि यहाँ पे मकान बनाना है, यहाँ पे मकान नहीं बनाना है, यहाँ पे बसना है, यहाँ पे पर्यावरण को बचाना है। अलग अलग स्थानों के लिए अलग अलग जगह चयनित होती है। 30वां देखिए, DM डिजिटल डिजिटल एलिवेशन मॉडल इज क्रिटिकल इन हजार्ड मैपिंग बिकॉज। क्या है ये? डिजिटल एलिवेशन मॉडल एक GIS में प्रयोग होता है, रिमोट सेंसिंग में। खतरे के मानचित्र के महत्वपूर्ण है। तो यानी कि देखिए जोखिम का जो मानचित्र बनता है ना, उसमें ये भूभागों की ऊंचाई दर्शाता है। तो डिजिटल एलिवेशन मॉडल क्या करता है? इट रिप्रेजेंट द टेरेन हाइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32वां देख लेते हैं, 31वां सॉरी। वॉल्केनिक इरप्शन आर मोर एक्सप्लोसिव व्हेन मैग्मा इज, यानी कि देखिए ज्वालामुखी विस्फोट तब अधिक विस्फोटक होते हैं जब मैग्मा होता है अधिक चिपचिपा। ठीक है, हाईली विस्कोसियस ऑन एंड एसिडिक, अत्यधिक शयान और अम्लीय है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32वां, विच टेक्नोलॉजी वाज यूज टू मॉनिटर चमोली फ्लड इन रियल टाइम। देखिए सैटेलाइट इमेज जो होती है, ऑप्शन नंबर ए, जिसको उपग्रह चित्र कहते हैं, वो रियल टाइम हमको डेटा देती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32, विच टेक्नोलॉजी वाज यूज टू मॉनिटर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 33, विच इंडियन प्रोग्राम सपोर्ट डिजास्टर मैनेजमेंट यूजिंग सैटेलाइट। तो याद है डिजास्टर मैनेजमेंट सपोर्ट प्रोग्राम, ऑप्शन ए सही रहेगा, वो उस काम के लिए आता है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, ड्राउट इज कैटेगराइज बाय, सूखे को निम्नलिखित आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। तो सूखे को देखिए लंबे समय तक पानी की कमी या वाटर स्कार्सिटी फॉर लॉन्ग टर्म के रूप में जाना जाता है। अगर किसी इलाके में पेड़ पत्ते दिखाई दे रहे हैं और वनस्थल नहीं है और भी सबकी चीज हमारी लग रही है, पर अगर उस क्षेत्र में अगर काफी लंबे समय तक पानी नहीं है तो उसको ड्राउट प्रोन एरिया बोल दिया जाता है। ठीक है, और आज का क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन है, 35वां क्वेश्चन, 2 मार्क्स का। प्यारे स्टूडेंट, अभी तक आपने हमारी मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, हमको समर्थन दीजिए, हमारा मनोबल बढ़ेगा और हमारी टीम को और मज़ा आएगा आप लोगों के साथ करने में। ठीक है, तो प्लीज़ हमको सपोर्ट करते रहिए, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और वीडियो शेयर कीजिए। ठीक है, 35वां क्वेश्चन देख लेते हैं, रिमोट सेंसिंग प्राइमरली रेफर टू, सुदूर संवेदन मुख्य से निम्नलिखित से संबंधित है। तो इसका आंसर है बी, उपग्रह हवाइयों सेंसरों से डेटा का एकत्रण, यानी कि कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम सैटेलाइट
सेशन। ठीक है, तो आज के 12वां पेज था और 35 क्वेश्चन आपके साथ हमने डिस्कस कर लिए। आशा करते हैं आपको आनंद आया होगा और आपके पेपर जो 31 मई 2000 सॉरी 3 जून 2026 को होने वाला है, उसके लिए आपको बड़ी बड़ी शुभकामनाएं और आशा करते हैं आप इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।